हाँ तो स्टूडेंट जरा कुछ और चीज डील करते हैं। कंडक्टर की पिछली क्लास में काफी एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्रॉपर्टी सीखी और फिर से हम कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कंडक्टर। बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट हम पढ़ेंगे और इसको बहुत ध्यान से नोट करना। बुक्स में इसका एक अच्छा कलेक्शन किसी बुक में मिलता नहीं है, तो जरा इसको ध्यान से समझते चलो, नोट जरूर बनाते रहना। देखो ये कह रहा है कि वाट एवर बी द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर लाई एट इट्स सरफेस, जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे ही लाई करेगा। ठीक है, यानी मेटल के इनसाइड चार्ज नहीं होता, यहां पर मेटल है। ऐसा क्यों यार? देखो बहुत आसान है। हमें पता है कि अगर मैं डी फाई लिखूं या एक छोटा सा फ्लक्स मान लो डी फाई, तो डी फाई की वैल्यू क्या होगी? ई नेट डॉट डी एस। और गॉस थ्योरम से डी फाई होगा डी क्यू बाई डी क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट और कैन बी रिटन एज रो एम डी वी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान समझना, जब हम बात करते थे तो ये हमेशा ई नेट होता था। तो ये एक छोटी सी मैंने सरफेस मानी है, बहुत छोटी सी सरफेस मान ली। अब ये बताओ यहां पर तो ई नेट जीरो है ना, चाहो तो इंटीग्रेशन ही बना लो, क्या दिक्कत है? छोटा सा एलिमेंट है तो इसलिए डिफाइड डायरेक्ट लिख दे। तो जब ई नेट ही जीरो है, इसे डाल दो जीरो, ई नेट है ही नहीं। ये ध्यान रखना, गॉस थ्योरम में ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करे, इंटीग्रेशन ई डीवी लिख देते हैं, वो ई नेट डीवी होता है। ये तो जीरो है, रो एम डीवी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो रो एम कितना आ गया? जीरो। तो इसका मतलब यहां पर चार्ज नहीं होगा। अच्छा, अगर हम एक कॉन्सेप्चुअली सोचे चार्ज, अगर हम मान लो किसी तरह से तुमने मेटल के इनसाइड से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, लगाया तो दिमाग बुद्धि चक्कर बुद्धि, तुम लोग लगाने में एक्सपर्ट हो, लगाया तुमने कोई मेथड और कहा कि सर 10 इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाल दिए या 10 इलेक्ट्रॉन हमने बीच में डोनेट कर दिए, तो भैया चार्ज की खासियत होती है, जैसे तुम 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे रिमूव करोगे, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज आ गया एक्सेस में, तो ये माइनस चार्ज क्यू करेगा क्या? यहां पर फील्ड आ जाएगा ऐसे। अब ये जो तुमने चार्ज रिमूव किया था, चार्ज खुद इस ई नेट के अक्रॉस मूव करके स्प्रेड करना शुरू करेगा। स्प्रेड करके क्या होगा? पहुंच जाएगा सरफेस पे। भाई मान लो भी सरफेस पे नहीं पूछा, बिखरता जाएगा। इसका जो दायरा है तुमने एक छोटा सा रखा था, बढ़ता जाएगा, पर ई नेट जनरेट करता चला जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? सारा का सारा चार्ज जब सरफेस पे पहुंच जाएगा, माइनस 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 माइनस, तो अपने आप फिर उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने कोई फर्दर स्पेस नहीं। तो बेसिकली होगा क्या कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के कारण, क्योंकि पाथ अवेलेबल है ना, जानते हो कभी कभी तुम लोगों को एक और ये बताता हूं, जैसे होता क्या है कि बॉडी में भी कई बार चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, कई बार बॉडी भी चार्ज हो जाती है। एक एक्सपेरिमेंट नेट पे ढूंढो, एक आदमी को कुर्सी पे बैठाते टावल से पीटते, उसकी बॉडी चार्ज हो जाती है, चार्ज सरफेस पे होता है। कई बार मेरी बॉडी भी चार्ज होती है, मैं अचानक से मेटल को करता हूं तो मेटल एक कंडक्टिंग पाथ देता है और वो सारा चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो कर जाता है। चार्ज की खासियत है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करने लग जाते हैं, बस इसीलिए करंट फ्लो करती है। आगे तक तुम देखोगे जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाओगे, करंट फ्लो कर जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। हम अब देखो ये जो फील्ड लाइन तुमने बनाई, ये जो फील्ड आया, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इस फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे। ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, ये फील्ड के अपोजिट मूव करके सारे के सारे चार्ज को सरफेस पे पहुंचा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन, अगर तुम इनसाइड इलेक्ट्रॉन दोगे तो बाहर पहुंच जाएंगे, अगर तुमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सरफेस के फाइनली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अंदर ड्रिफ्ट होकर उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर? तो समझ गए? तो जो भी चार्ज दोगे वो पहले कहां जाएगा? सरफेस पे। वॉट एवर चार्ज इज गिवन, ठीक है, तो हम यहां पर एक सिंबल यूज करें QSG। QSG का मतलब है गिवन सरफेस चार्ज, जो भी दिया तुमने वो सरफेस पे आ गया। इंड्यूस चार्जेस भी कहां आते थे? QI माइनस QI, वो भी सरफेस पे आते थे। तो सारा चार्ज सरफेस पे जाना है। अब अगर E एक्सटर्नल जीरो है तो भैया, अगर E एक्सटर्नल जीरो है तो यहां पे दो बातें और ध्यान रखना।
जो भी ई नेट, अब जो भी यहां पर जो भी फील्ड लाइन बनेगी वो ई नेट, ये ई नेट वाली लाइन आनी है। इसकी फील्ड लाइंस बनेंगी, बनेगी कि नहीं बनेंगी? अच्छा अब देखो यहां पर ई नेट है 0 इनसाइड, आउटसाइड 0 नहीं है। अब यहां पर ई नेट होता तो भैया सरफेस चार्ज के कारण होता, हमने पता है, हमने पहले ही लिखा था कि भैया कंडक्टर के अंदर जो ई नेट होता है वो ई सरफेस चार्ज प्लस ई एक्सटर्नल के कारण होता है। तो ई एक्सटर्नल तो यहां पे कोई है ही नहीं क्योंकि हमने कोई चार्ज रखा ही नहीं। तो जो भी तुमने ई, तो जो यहां पर ई सरफेस चार्ज के कारण ही है, फिर तो ई सरफेस चार्ज 0। तो ई सरफेस चार्ज नॉन जीरो कब होता है बताओ? जब एक्सटर्नल फील्ड हो तभी ई सरफेस पे एक वो इंड्यूस पेयर आता है जो अंदर वाले फील्ड को कैंसिल करता है। अदरवाइज सरफेस चार्ज कंडक्टर के इनसाइड का फील्ड यार ना भी रटो, बस ई नेट 0 करो और ई नेट 2 का सम है ई एस प्लस ई एक्सटर्नल। तो भैया जब ई एक्सटर्नल 0 है डाल दो और ई नेट भी 0 है, ये हमने लगाया नहीं, ये 0 होता है तो इसका मतलब ई एस भी 0 होगा, ये तो होना ही चाहिए। तो चार्ज, इसका मतलब इवन सरफेस पे अगर कंडक्टर की खासियत है, मान लो मैं चार्ज सारा सरफेस चार्ज में कहता कि मैं सिर्फ यहां पर देता, मैं पूरे कंडक्टर पे देता ही नहीं, अंदर नहीं रखता, चलो आप किसी बस सरफेस पे कहता लाओ थोड़ा सा एरिया घिस दिया, घिस के थोड़े से इलेक्ट्रॉन हटा दिए, बस एक एरिया पे चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा? ये फील्ड आ जाएगा। ब्लू पेन से दिखा लू, ये फील्ड लाइन आनी शुरू हो जाती ऐसे ऐसे ऐसे। क्या होता? ये जो इनसाइड इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर जाते इस प्लस क्यू की तरफ, जिससे अब मान लो यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया तो यहां पर भी एक प्लस ई चार्ज जनरेट होगा, तो इसका मतलब यहां का चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से अपने आप होगा। इसका मतलब एक पॉइंट और ध्यान से समझ लेना, तो सरफेस चार्ज की एक खासियत है, पहले तो जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पर होगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, सरफेस चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है सरफेस पे इस तरीके से कि कंडक्टर के अंदर ई नेट 0 बना रहे। तो सरफेस चार्ज नोट कर लो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड itself that so that the E net conduct inside the conductor becomes 0। और एक चीज और समझ लो, इनसाइड भी लिख लेना, ये भी जरूरी है, बाहर नहीं, कहीं कोई नेट 0 सारे स्पेस में फील्ड 0, ऐसा थोड़ी मैंने कहा। अपनी बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी जो भी चार्ज दोगे कंडक्टर उसको भी सरफेस पे भेज देगा और इनसाइड अपने आप को शील्ड करके रखेगा, भैया फील्ड नहीं आने देगा जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ट्रू है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, हमने वो प्रॉब्लम की थी, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ट्रू नहीं थी, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ट्रू है। अब ई नेट इनसाइड हो गया 0, तो सरफेस चार्ज ने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक। यहां पर ये जो फील्ड लाइंस आएंगी, ये फील्ड लाइंस, और इस केस में ई नेट आउटसाइड भी क्या है भैया? ई नेट का फार्मूला हमेशा याद रखो, चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड हो, ई नेट विल ऑलवेज हैव 2 कंपोनेंट, ई एस और ई एक्सटर्नल। तो ई नेट आउटसाइड भी क्या होगा यहां पर? ई एस प्लस ई एक्सटर्नल, और यहां पर तो ई एक्सटर्नल है ही नहीं, यार फैक्टर 0 है तो ई नेट सिर्फ ई एस के इक्वल ही है इस सिचुएशन में। तो ये बनी हमारी फील्ड लाइंस, राइट। अब ये मैं 90 डिग्री के देखो एंगल बनाता चल रहा हूं, ये भी ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर किसी भी कंडक्टर के पॉइंट पर एक टेंजेंट डाल दूं, यहां पर ये जो फील्ड लाइन है ये 90 डिग्री पर आएगी, तो ये चाहे और लिखो कि जो जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, नोट करो, व्हेनेवर वी डू इट प्रोवाइड ए चार्ज टू द कंडक्टिंग सरफेस द फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेटेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक सरफेस। क्यों? क्योंकि चार्ज ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिफॉर्म कर लिया, जब उसने यूनिफॉर्म कर लिया तो ई नेट 0 हो गया। मैंने यहां पे 2 पॉइंट मान लिए 1 और 2, तो यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू VC, सी कोई भी पॉइंट हमने ले लिया कंडक्टर के इनसाइड, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसीलिए ये 90 डिग्री पर निकलेंगी।
अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, एक छोटा सा गॉसियन सिलेंडर मान लो, ये एक हमने गॉसियन सिलेंडर मान लिया, ठीक, छोटा सा सिलेंडर है, बस कितनी लेंथ, dr लेंथ बाहर और dr लेंथ इनसाइड, ठीक है, dr लेंथ आउटसाइड और dr लेंथ ही इनसाइड। तो यहां पर इससे जो फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, सोचो इससे फ्लक्स केवल इसी सरफेस से बाहर आएगा d फाई, बाकी यहां से 0, यहां पर तो 90 डिग्री है एन डॉट ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बाहर आएगा, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा d फाई गॉस थ्योरम के हिसाब से वो आएगा EDS, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मान लो वैल्यू है E, तो EDS का इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर से बाहर आएगा। देखो ये सिलेंडर को मैं यहां पर थोड़ा सा ब्लू से शेडेड भी कर रहा हूं, ये हम ऑलरेडी ये चीजें हम शीट वाली में चीजों में समझ चुके हैं। तो EDS का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा और ये चार्ज कितना इनक्लोज करेगा, चार्ज इनक्लोज करेगा सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या मान ली, मान ली कोई P पॉइंट है, सिग्मा P कह लेता हूं, EP कह लेता हूं, तो ds से ds कट जाएगा, तो EP की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टिंग सरफेस के पास यहां P क्या है, P की भी डेफिनेशन जस्ट आउटसाइड पॉइंट, जस्ट आउटसाइड पॉइंट और CS, एक वर्ड मैं यूज करता हूं CS, कई जगह आएगा, CS का मतलब क्या है, कंप्यूटर साइंस नहीं, और ये इसका मतलब है कंडक्टिंग सरफेस। अभी इन सब चीजों को पढ़ लो अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है तो, समझ गए। तो CS तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंडक्टिंग सरफेस, जस्ट कंडक्टिंग सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक हमने प्रूव कर लिया, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया, इसे नोट कर लो। तो अगर हमने सरफेस चार्ज का कोई फंक्शन हमें दिया जाए और हमसे कहा जाए कि भैया जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम बता देंगे सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट है, इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। और यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि E एक्सटर्नल तो है नहीं, ES है, तो सरफेस चार्ज के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो हमारी एक टेंशन और खत्म हो गई। तो सरफेस चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो मुझे सिग्मा का फंक्शन बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब एक रिजल्ट और नोट कर लो, ये जरा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर E एक्सटर्नल 0 है तो यहां पर हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ऐसे, तो पोटेंशियल का फार्मूला एक, अगर मैं यहां पर एक स्फीयर मानूं छोटा सा, भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो एक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल टाइप से मानो, अगर इस पे Q चार्ज हो तो इसका पोटेंशियल का फार्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सिग्मा r बाई एप्सिलॉन नॉट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या शेल कह लो, एक शेल को अगर चार्ज कर दो तो कितना पोटेंशियल आएगा, सिग्मा r बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम ऑलरेडी शेल थ्योरी में कर चुके हैं। तो ये कंडक्टर है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, पर पोटेंशियल तो सभी पॉइंट का सेम है ना, 1 2 3 4 जितनी मर्जी पॉइंट लो, सारे के सारे पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पर है। तो कंडक्टर अगर E एक्सटर्नल 0 है तो कंडक्टर को जब चार्ज करते हो तो उसकी किसी भी जो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू ये होता है B सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना, ये सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, ये होता है B1 सिग्मा 1 R1 बाई एप्सिलॉन नॉट। जहां B क्या है, ये कंडक्टर का शेप कांस्टेंट है। अलग अलग शेप के लिए भाई जैसे स्फीयर है उसको चार्ज करो तो पोटेंशियल एक Q चार्ज दो, पोटेंशियल अलग आएगा, Q को वही Q चार्ज दे दो, पोटेंशियल अलग आएगा। तो यहां B मैंने क्या लिया है, B मेरा एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है जो स्फीयर के लिए अलग वैल्यू रखेगा, क्यूब के लिए अलग वैल्यू रखेगा।
तो इसका मतलब ये डी, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे V1 लिखूं, जैसे ये V1 पॉइंट है, तो V1 का फार्मूला क्या होगा, B सिग्मा 1 R1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां R1 क्या है, इस 1 पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक 2 पॉइंट ले लो, तो 2 पॉइंट का अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2, तो V2 क्या होगा, B सिग्मा 2 R2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये B और एप्सिलॉन नॉट ये टर्म कांस्टेंट, ये थर्ड पॉइंट ले लो V3, B सिग्मा 3 R3 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो V1 V2 V3 आपने लिख लिया, पर ये तो सब कंडक्टिंग सरफेस पॉइंट है, तो कंडक्टिंग सरफेस पॉइंट के तो पोटेंशियल सेम होने चाहिए। तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 सो ऑन अप टू Vn, यानी सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 R3 इज इक्वल टू सो ऑन सिग्मा n Rn व्हेन E एक्सटर्नल इज 0। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझ लो बेटा, तुम चाहे ई एक्सटर्नल, ये तो जनरल प्रॉपर्टी, ई एक्सटर्नल चाहे लगाओ या ना लगाओ, अगर तुमने चार्ज दिया तो कंडक्टिंग सरफेस पे जाएगा, पर अगर ई एक्सटर्नल नहीं दिया तो चार्ज इस रूल को फॉलो करता है। आई मैं बताऊंगा कि एक्सटर्नल लगाने पर ये रूल फॉलो क्यों नहीं होता, ठीक है, तो ये समझ गए। इसीलिए अब यहां पे नोट करो, अगर मैं एक स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज ना भी दो, कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे स्फीयर हो या शेल हो, मैंने अगर इसको क्यू चार्ज दिया तो चार्ज सरफेस पे जाएगा। वो जो यूनिफॉर्मली चार्ज तुमने क्वेश्चन करा था ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, वॉल्यूमेट्रिकली चार्ज स्फीयर, वो सब कंडक्टिंग नहीं थे, वो सारे डायलेक्ट्रिक थे। शीट वीट में देखो मैंने बहुत जगह मैंने डायलेक्ट्रिक वर्ड भी यूज किया है। अभी धीरे धीरे सारी चीजें तुम अब कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टिव वगैरह, तो ये सब तुम बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे। तो कंडक्टर में चार्ज दोगे तो ये सारा चार्ज कहां जाएगा, सरफेस पे। अब स्फीयर तो एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है ना, स्फीयर में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही आ रहा है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। अगर एक क्यूब को चार्ज दे दे, अगर मैं क्यूब लू, एक कंडक्टिंग क्यूब लू, उसमें भी देखो हर एक फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इनफाइनाइट है, तो यहां पर भी कंडक्टिंग की हर एक सरफेस पे चार्ज क्या आएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर तुम कंडक्टर की यही खासियत होती है, मान लो क्यूब की केवल एक सरफेस को चार्ज कर दो, केवल एक सरफेस को चार्ज दे दो, कुछ भी सिग्मा जिसकी वैल्यू क्यू बाई ए है, तुमने अपनी तरफ से सिर्फ एक सरफेस को चार्ज किया, कुछ देर बाद ये नई चार्ज डेंसिटी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी 1/6। क्यों, क्योंकि तुमने एक सरफेस को चार्ज करा, उस एक सरफेस के चार्ज के कारण पूरे क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सारी जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और ये 6 की 6 शीट अपने आप चार्ज को क्या करेंगी, डिवाइड कर लेंगी। भाई भाई ये सारी सरफेस एक जैसी इक्वल चार्ज डिवाइड करके सब सेम चार्ज डेंसिटी एक्वायर कर लेंगी। डायलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता, इसीलिए एक पॉइंट नोट एक ये होता है कि अगर एक कंडक्टिंग शीट है, ये नोट करना, एक कंडक्टिंग शीट है जिसका सरफेस एरिया दोनों तरफ ऐसा है, इसको क्यू चार्ज दिया, ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बताओ। तुम क्यू चार्ज कहीं दे दो, कहीं रख दो, इधर दे दो सारा, इधर बराबर बांटो, कहीं पे भी दे दो, बीच में डाल के छोड़ दो चार्ज को, कि इलेक्ट्रॉन लाइन इंजेक्ट करके छोड़ दिया, कुछ भी करा, अपने आप ये चार्ज कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ई एक्सटर्नल 0 है, ध्यान रखना, इफ ई एक्सटर्नल इज 0, तो ये चार्ज अपने आप डिवाइड करेगा, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, Q/2 ऐसा आएगी, खुद ही चार्ज दोनों सरफेसेस इक्वल डिवाइड कर देंगी। तो ये कंडक्टर की खासियत है, चार्ज यूनिफॉर्मली अपने आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि चार्ज सरफेस पे रहेगा, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम चार्ज देंगे, अगर ई एक्सटर्नल 0 है तो इस रूल को फॉलो करता है, अगर ई एक्सटर्नल है तो कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेंगे भी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक। ये वाला पॉइंट समझ गए। अब जरा हम एक और इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं
और देखते हैं कि अगर चार्ज वाले के साथ क्वेश्चंस कैसे करने हैं, उन सारी चीजों पे अब जरा हम आगे मूव करते हैं।